नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। जैविक खाद के विकल्प के तौर पर अजोला खाद का करें इस्तेमाल। विटामिन से भरपूर परवल के उन्नत प्रभेद से करें खेती। टर्की मुर्गी कम लागत में देती है 4 गुना मुनाफा। गर्मी के मौसम में खेतों में अगलगी की घटना प्रायः देखने को मिलती है, लेकिन किसान भाई थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ से ऐसी घटना को रोक सकते हैं। इसके लिए किसान भाई अपने खेतों में जब भी थ्रेसिंग का कार्य करें तो पानी की व्यवस्था जरूर रखें। साथ ही खेतों में पराली जलाने की सलाह नहीं दी जाती है। कि आप सभी के द्वारा जो भी कम्युनिटी बोरवेल है या आपका सिंगल अपना ओन बोरवेल है, हमेशा इसको चालू रेडी पोजीशन में रखें, ताकि ऐसी यदि दुर्घटना कभी की घटित होती है तुरंत आप उसका उपयोग करते हुए इस पर निदान पा सकें। अजोला किसानों को कम कीमत पर बेहतर जैविक खाद मुहैया कराने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। अजोला में कई तरह के कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। अगर किसान भाई आने वाले इस समय में अजोला को धान की खेती में इस्तेमाल करते हैं तो इससे उपज की मात्रा 5 से 15% तक बढ़ जाती है। किसान भाई इसे धान के खेत में जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे देश में परवल बहुत ही प्रचलित सब्जियों में एक है। परवल का उपयोग खासकर सब्जी के रूप में किया जाता है, जो खाने में काफी स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर होता है। वैसे तो इसकी खेती सालों भर होती है, लेकिन इसके लिए गर्म जलवायु काफी मुफीद मानी जाती है। किसान भाई इसकी खेती कर बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। परवल हमारे यहाँ काफी प्रचलित और उपयोगी सब्जी है, क्योंकि यह विटामिन से भरपूर होता है। वैसे तो परवल की खेती पूरे वर्ष होती है, लेकिन गर्म जलवायु में परवल की खेती करने से पैदावार काफी अच्छी प्राप्त होती है। इसके लिए किसान भाई भूमि का चुनाव सही तरीके से करें, क्योंकि इसकी लताएं जल जमाव को सहन बिल्कुल नहीं कर पाती। इसलिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करना अनिवार्य होता है। मुख्य रूप से परवल की 2 प्रजातियां क्षेत्रीय एवं उन्नतशील प्रजातियां हैं। क्षेत्रीय प्रजातियों में मुख्य रूप से बिहार शरीफ, डंडाली, गुल्ली, कल्याणी तथा उन्नतशील प्रजातियों में FB1, FB3, FB4, HP1, HP3 एवं HP4 पाई जाती है। इसके अलावा परवल के नवीनतम किस्मों में नरेंद्र परवल 306, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण सुरुचि, राजेंद्र परवल 1 एवं राजेंद्र परवल 2 मुख्य रूप से प्रचलित है। उपकरण में आज हम बात करेंगे गटोर मशीन की। इस मशीन का प्रयोग खेतों में दवा छिड़कने के कामों में किया जाता है। यह एक लंबा लीवर युक्त एक्टिंग पिस्टन पंप वाला यंत्र है, जो एक लकड़ी के बने बोर्ड पर फिट किया जाता है, जिसे एक ऑपरेटर अपने पैरों से दबा कर रखता है और हाथों द्वारा लीवर को आगे पीछे करके चलाता है और दूसरा व्यक्ति लेंस को पकड़कर छिड़काव करता है। इससे कम समय में अधिक फसलों पर स्प्रे काफी आसानी से किया जाता है। शौकिया तौर पर पाले जाने वाला टर्की मुर्गा अपनी खूबसूरती और रंग बदलने की अनोखी विशेषता के कारण लोगों को काफी लुभाता है और साथ ही पशुपालकों के लिए रोजगार के नए संभावनाओं के द्वार को भी खोल रहा है। सफलता के आज की कड़ी में हम बात करेंगे वैशाली जिले के एक ऐसे ही मुर्गी पालक किसान से, जो इस प्रजाति की मुर्गियों को पालकर काफी अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। वैशाली जिले के सुरेश नारायण सिंह ने आंगन में फुदक रहा है सफेद पंछी अब पशुपालकों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं के द्वार भी खोल रहा है। जी हाँ, ये पक्षी टर्की देश की मुर्गी प्रजाति का है। इस प्रजाति की मादा मुर्गी देशी मुर्गी की तरह ही साल में 3 से 4 बार अंडे देती है। विदेशों में इसे क्रिसमस बर्ड के रूप में जाना जाता है। इसके पंख काफी खूबसूरत होते हैं, वहीं गले की कगली इसके मिजाज के अनुसार रंग बदलता रहता है। इसका जो ऊपर का जो है, जो रेड दिखाई दे रहा है, कभी ग्रीन करेगा, कभी व्हाइट होगा, तो इस तरह से चेंज करता है। जैसे जैसे मूड इसका चेंज करेगा वैसे वैसे कलर भी इसका चेंज होगा। जानकारों की माने तो इस मुर्गे के भोजन के रूप में व्यावसायिक डिमांड होने के कारण हाल ही के दिनों में लोगों ने इसकी फार्मिंग शुरू कर दी है। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह काफी बेहतर माना जाता है। इसके अलावा इसका मीट
कोलेस्ट्रॉल फ्री है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ऐसे में इसका फार्मिंग करना पशुपालकों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के मंडी भाव पर और जानते हैं हरी और ताजी सब्जियों के भाव। निनुआ 2600 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 4500 से 4800 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल, करेला 2800 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल, भिंडी 3200 से 3600 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि पूर्वा हवा के प्रभाव के कारण प्रदेशवासियों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों में हल्की और बार बार सिंचाई अवश्य करें। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए फसल अवशेषों, पुआल या पॉलिथीन से मल्चिंग करें। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी की नई सूचनाएं, तकनीक, उपकरण, मंडी भाव और मौसम के विषय में पूरी जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे प्रमाणित बीज उत्पादन कर आप किसान भाई अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ गौरव प्रताप सिंह से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम शुरू ही होने वाला है और आपको ये चिंता हर समय सताती रहती है कि हम अपने खेतों में बीज कौन सा लगाएं। उसका जो प्रमाणीकरण होता है, तो प्रमाणीकरण से जो बीज तैयार होता है उससे जो पैदावार होता है उस पर काफ़ी असर पड़ता है और पैदावार ज़्यादा होने की संभावना रहती है। बीज का जो उत्पादन है उससे हमारे किसान भाई आमदनी का जो मार्ग है उसे कैसे प्रशस्त करें। जी हाँ किसान भाइयों, और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौरव प्रताप सिंह, जो सहायक निदेशक हैं कृषि विभाग बिहार, पटना बिहार सरकार में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे जो पहला सवाल हम ये अपने किसान भाइयों तक उसका जवाब पहुंचाना चाहेंगे वह यह है कि बीज उत्पादन से हमारे किसान भाई आमदनी को कैसे बढ़ाएं। अगर किसी भी किसान को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उन्हें अच्छा मूल्य उनके उत्पाद का मिलना बहुत आवश्यक होता है। यह जो है अगर वो सीधे किसी संस्था को बेचते हैं तो उन्हें कम से कम जो है जो MSP है उसके 20% to 30% जो है एक्स्ट्रा आमदनी मिल जाती है तुरंत। या किसी FPO की गठन करके उस संस्था को हमारे जो बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है वहाँ संस्था को रजिस्टर्ड करके खुद से ग्रो करके खुद से प्रोसेसिंग करके करते हैं। तो जो बीज जो है जो धान, जो नॉर्मल धान या गेहूं जो है 20 से 25 रुपये केजी तक बिकती है, उसी का जो है दाम जो है उनको 50 से 100 रुपये के बीच में जो है सरल तरीके से उनको मिल जाएगी। इससे जो है उनको काफ़ी लाभ होगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, बाज़ार की उपलब्धता को देखनी है, कौन से किस्म की चयन करें ताकि जो है वह अच्छे से बिक जाए। तो इसके लिए जो है थोड़ी सी आसपास में जो किसान कौन से बीज को उगा रहे हैं इसकी एक जानकारी रखते हुए उस बीज को ही प्रमाणित करें तो उनकी बीज जो है सरलता से बिक जाएगी और उनकी आमदनी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया बाज़ार की उपलब्धता को, तो जो हमारे युवा किसान हैं और जो बीज उत्पादन का जो क्षेत्र है उसको एक रोजगार के रूप में बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम ये जानकारी अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे किसान भाई बीज उत्पादन से संबंधित इसको एक व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बाजार से इसको लिंक कैसे कराया जाए। एक्चुअल में बीज जो है एक इंडस्ट्री ही है, एक उद्योग ही है
क्योंकि किसानों का जो सबसे प्रथम रिक्वायरमेंट जो होती है खेती के लिए वह बीज ही होती है। तो यह एक बहुत बड़ा उद्योग है और इसको बिहार में अगर अच्छे से किसान करना चाहें तो बहुत ही सरल तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। सर्वप्रथम उनको डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट लेवल से सीड लाइसेंस लेना होगा और उसके बाद जो है उनको सीड लाइसेंस लेते हुए हमारे बसोका में जो है खुद अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। संस्था रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत वो किसानों का चयन करेंगे जो बीज उत्पादन कर सकें। 100, 200, 400, 500 किसानों का FPO बनाएं और जो है बीज उत्पादन करे। वैसे बीज का चयन करें जो जिसको बेचने में जो आसानी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है किसान पहले से जो है उसको धारण करके रखा हो कि जो है बीज जो है आसानी से उनको उपलब्ध हो जाए। ऐसे बीज का चयन नहीं करें जो हमारे एरिया में बिहार में किसानों द्वारा उपजाया नहीं जाता हो। ऐसे बीज का उत्पादन करते हुए जो है प्रोसेसिंग, खुद का प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हुए एक अच्छा जो है उद्योग बनाया जा सकता है और एक अच्छा इकोसिस्टम भी इसको तैयार किया जा सकता है। और इसके लिए कृषि विभाग जो है बहुत तत्पर है और ऐसे युवाओं का बहुत स्वागत करती है कृषि विभाग। कोई भी अगर किसी तरीके की कोई मदद की आवश्यकता है तो हर लेवल पे जो हमारे आज हर जिले में हर अनुमंडल में हमारा कार्यालय है, पंचायत में कार्यालय है, वहाँ से जो उनको जानकारी प्राप्त मिल सकती है। एक सर संक्षेप में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो हमारे किसान भाई बीज उत्पादन के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको अमल में ला करके इस जो बीज उत्पादन का जो विस्तार है उसको बढ़ाया जा सकता है? सावधानी क्या बरती जाए? आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसान डरते हैं आने में बीज उद्योग में कि हम बीज के उद्योग में आएँ और हमारा बीज बिके नहीं तो क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें सावधानी यही बरतनी है कि ऐसे बीजों का चयन करें जो स्थानीय तौर पे या उस जगह पे एक्सेप्टेबल हो। दूसरा कि अकेले ना करके समूह का निर्माण करके, क्लस्टर का निर्माण करके करें, जिससे जो है बाज़ार उनको आसानी से उपलब्ध होगा। अधिक मात्रा में बीज प्रोड्यूस होगा तो बीज खरीदने वाले लोग भी आएंगे, अच्छी अच्छी कंपनियां भी आ सकती हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएंगी। और मार्केट लिंक करके, पूर्व में ही मार्केट लिंक करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट एजेंसी से भी जो है संपर्क कर सकते हैं, जैसे हमारा BRBN है राज्य का, तो वो भी सीड प्रोडक्शन करती हैं, तो उनसे भी संपर्क साध के अगर करेंगे तो भी बीज उत्पादन किया जा सकता है। और किसान भाइयों, बीज उत्पादन के क्षेत्र में आपको कोई भी जानकारी लेनी है और कोई भी असुविधा हो तो आप सीधे इसके लिए हमारे जो विशेषज्ञ आए हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं और कृषि विभाग से भी आप संपर्क करके आप अपनी जो समस्या है इसके क्षेत्र में उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो सर, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को जो जरूरी जो पत्राचार करना हो या कांटेक्ट करना हो तो उसके लिए आप मार्गदर्शन कर दीजिए सर। ज़रूर, हम अपने किसान भाइयों के लिए हमेशा तत्पर हैं और हमेशा उपलब्ध भी हैं। किसान भाइयों को बीज उद्योग से संबंधित कैसे उनको आगे बढ़ना है, बीज उत्पादन कैसे करना है, उनको विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारा एक कार्यालय है परमानंद भवन, कृषि मीठापुर फार्म में है, वहाँ आके जो है संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7903181405। इस पे कॉल भी कर सकते हैं। इस पे आपको विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करा सकती है। किसी तरह की कोई दिक्कत कहीं होती है तो वहाँ पे हम लोग आपको सलाह भी दे सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए गौरव सर आपका हृदय से आभार। तो किसान भाइयों, अभी आपने हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से जाना कि प्रमाणित बीज उत्पादन से आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और बात करेंगे सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के विषय में। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम कम पानी में अधिक से अधिक खेत की सिंचाई कर सकते हैं।
जो कि बहुत ही कारगर तकनीक है। लेकिन आज हम जानेंगे कि फलों और सब्जियों के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति कितनी कारगर है। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर SP गुप्ता जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, घटता जलस्तर, खास करके यह हमारा जो जलस्तर है आज की तारीख में, वह चिंतन नहीं चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों ने जो तकनीक ईजाद की, उसमें कई तरह के ऐसे तकनीकों का ईजाद हुआ जिससे कि पानी की खर्चा कम हो, पानी का खर्च कम हो और हमारे फसलों को पर्याप्त पानी भी मिल जाए। उसी तकनीक में आज हम एक तकनीक की चर्चा करने जा रहे हैं, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। खास करके अब जो हमारा बिहार में सीजन है, आम है, लीची है, मतलब बागवानी फसल है, उसमें सब्जियां भी है, तो खास करके बागवानी फसल और सब्जियों में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का क्या महत्व है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्त डॉक्टर SP गुप्ता। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, काफ़ी चर्चित पद्धति है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, क्या है सर? पहले इसके बारे में हमको जानकारी दे दीजिए। किसान भाइयों, जैसा कि आज का विषय है सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई एक मतलब कि पानी की जो है कम से कम मतलब कि प्रयोग करके और उसको अंतराल के पानी को मतलब खेतों में फसलों पर कम मतलब अंतराल पर और कम मात्रा में दे करके उसमें और उसको सिंचाई को सूक्ष्म सिंचाई करते हैं। सूक्ष्म सिंचाई जो है, आपको जो जनरल सिंचाई है, जो सामान्य सिंचाई है, फ्लड इरिगेशन, उससे हट करके है। फ्लड इरिगेशन में तो पानी जो है बहुत बर्बाद होता है, लेकिन सूक्ष्म सिंचाई में पानी को हम बहुत मतलब बचाव करते हैं, पानी इसमें काफ़ी बचत होती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जो है पौधों के जड़ क्षेत्र में ही मतलब कि पानी को दिया जाता है और प्लास्टिक से बनी हुई युक्तियाँ होती है जो कि सूक्ष्म सिंचाई करते हैं। सूक्ष्म सिंचाई में जो है मतलब कि इसमें लेटरल्स होते हैं, मतलब कि सब मेंस होते हैं, मेंस होते हैं, सबलेट होते हैं। इसी तरह से आपको मतलब प्लास्टिक के पाइपों द्वारा जो है पानी जो है और पौधों के जड़ क्षेत्र में पानी दिया जाता है, जिससे कि पौधों को डायरेक्ट पानी जो है सीधे पौधा अपना यूज करता है, प्रयोग करता है। उसके साथ साथ हम घुलनशील जो है उसमें खाद भी दे सकते हैं और कीटनाशक दवाई भी दे सकते हैं, जो कि पानी के साथ, सिंचाई के साथ ही पानी आपको उसमें पौधों के जड़ क्षेत्र में पर्याप्त होता है। अच्छा सर, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का खास करके आज जो हमारा विषय है बागवानी फसलों में, तो बागवानी फसलों में बगीचे जो हमारे हैं, फलों के बगीचे हैं, पहले हम उसी पर बात करते हैं कि फलों के बगीचे हैं, काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है उसमें, तो उस उपलब्धता की कमी को कैसे ये पूरा करता है? टपक सिंचाई जहाँ जहाँ मतलब कतार में जो पौधे लगे रहते हैं, मान लीजिए आम का ही पौधा लगा हुआ कतार में या लीची का पौधा लगा, जो भी लगा हुआ कतार में ही मतलब कि ड्रिप इरिगेशन के लगा हुआ था सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन में मतलब मेन लाइन्स होता है, मेन से बाद सब मेंस होता है, सब मेंस निकलता है लेटरल्स में जो है जहाँ जहाँ पौधे लगे वहाँ पर इमिटर लगा देते हैं, ड्रिपर लगा देते हैं। उसमें पौधों की मतलब उम्र के हिसाब से, छोटा पौधा है कि 2 मीटर एक लगाएंगे और मतलब कि 4 LPS का, और अगर पौधा जो बड़ा होता जाता है उसमें मीटर 2-3 लगा देते हैं और एक लाइन से लेटरल में ही मीटर को जो है उसमें फिक्स कर देते हैं होल करके, उसी बूंद करके पानी जड़ क्षेत्र में गिरता है। और जब भी हम इसको मतलब कि घुलनशील जो है उसमें खाद भी साथ साथ उसको जो है जब भी ज़रूरत होता है उसमें घुलनशील साथ में सिंचाई के साथ साथ आप घुलनशील खाद भी उसमें सीधे जड़ क्षेत्र में पहुंचता है। और चूँकि जड़ क्षेत्र में पानी पहुंचता है, पानी बर्बाद नहीं होती है, जहाँ जहाँ पौधा लगा वहीं पर पानी लगा होता है, इमीटर ड्रिपर वहीं आप देते हैं। पौधों के हिसाब से ही आप 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, जैसा पौधे का बढ़वार हुआ उस हिसाब से मीटर का बढ़ाते जाते हैं। 2 LPS से लेकर के 20 LPS तक जो है मतलब कि मीटर ड्रिपर का हम प्रयोग करते हैं। उसी हिसाब से हर फसल के लिए अलग अलग दूरी होती है, तो उसके लिए मीटर का भी जो है अलग अलग उसी हिसाब से अपना लेटर लाइन पर वहीं पर छिद्र करके उसमें पाइप में उसको हम लगा देते हैं उसमें। इस तरह से सूक्ष्म सिंचाई पौधों मतलब कि खासकर मतलब कि बागवानी फसलों के लिए और बहुत ही मतलब कि बेहतर कारगर मतलब कि ये सिंचाई की पद्धति है। लेकिन सब्जी फसलों में खास करके अभी जो गर्मा मौसम होता है सर, गर्मा सब्जियों में पानी की लोग जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है कि लोग फ्लड इरिगेशन कर देते हैं बिल्कुल,
और चूँकि उससे नमी भी बनती है, तो उस नमी की कमी को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से पूरा किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, नमी को जो है खासकर में सब्जियों वाले फौसे में जो लगी होती है, आप ड्रिप से अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जहाँ आपका ड्रिप इरिगेशन में जहाँ आपका मतलब पौधा लगा हुआ है, जहाँ प्लांट पेड़ लगा हुआ है सब्जियों का, वहीं हम जड़ क्षेत्र में पानी देते हैं। और फ्लड इरिगेशन में पानी पूरा फैलाव हो जाता है, उससे खरपतवार भी काफ़ी हो जाता है, पानी की बर्बादी होती है, श्रम की बर्बादी होती है, हर तरह से बर्बादी होती है। और इसमें सब्जियों में खासकर सब्जियों में भी कोई भी सब्जी, हर सब्जी में भी प्रयोग किया जाता है टपक सिंचाई पद्धति जो है, उससे काफ़ी मतलब कि उपज भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और पानी की बचत काफ़ी होती है, श्रम की बचत होती है और फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी भी जो है उसका काफ़ी उसका बढ़ जाता है, मतलब काफ़ी उसका बढ़ जाता है। फर्टिलाइज़र ग्रहण करने की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है, फर्टिलाइज़र बर्बाद नहीं होता है। सर, अब एक सवाल थोड़ा सा हम किसानों के लागत पर भी बात करते हैं, क्योंकि लागत भी तो उसकी होनी चाहिए ना, कि हमें उसकी लागत अगर कहीं ज़्यादा हो गई तो फसल से जो हमें आउटपुट आ रहा है वो कम जाएगा हमारा। तो किसान बोरिंग जैसे हमारा है, तो उसमें तो बोरिंग एक बार हो गया, उससे पानी पटा रहे हैं। अब जब सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की ओर जाएंगे तो इसमें पाइप है या जो भी सब लाइन है या कई तरह के पाइपलाइन उसमें हैं, तो उसका कॉस्ट तो बढ़ जाएगा, फिर किसान के लिए तो वो लागत बढ़ जाती है। तो उसको कैसे, वो भी तो एक हमारे लिए किसानों के लिए खर्च का सब्जेक्ट हो जाता है। शुरू में जो है मतलब कि आपको मतलब शुरुआत खर्चा लगेगा माइक्रो इरिगेशन में, टपक सिंचाई में, लेकिन धीरे धीरे जो है आप देखिएगा 2-3-4 साल में आपका सब ये कॉस्ट कम हो जाएगा। फ्लड इरिगेशन सिंचाई से तुलना कीजिएगा तो आपको मतलब टपक सिंचाई में या माइक्रो इरिगेशन सिंचाई में आपको जो है इसमें कम खर्चा आएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उपज में वृद्धि होती है इसमें, और श्रम की बचत होती है, और इसमें मतलब कि और कोई मेंटेनेंस ऐसा कुछ नहीं है। अब पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती है, खरपतवार नियंत्रण होता है इसमें। चूँकि पानी हमको पूरा क्षेत्र में फैलाया नहीं जाता है, पानी जहाँ वहीं देते हैं जहाँ पर जड़ क्षेत्र में पौधा लगा वहीं पानी देते हैं, तो खरपतवार बिल्कुल नहीं होता है। और इसमें श्रम बचत हुआ, उपज में यील्ड हुआ, आपको पानी का बचाव हुआ, और दूसरी बात खाद भी जो है, फर्टिलाइज़र जो है, घुलनशील फर्टिलाइज़र डायरेक्ट आप जो उसमें प्लांट को देते हैं, उससे जो है उसको मतलब कि ज़्यादा उपयोग कर पाता है प्लांट, उससे ज़्यादा ग्रोथ वृद्धि होती है, उपज में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से आपने देखा कि हम एक स्लोगन ज़रूर कहेंगे इसमें कि जल बचाइए, देश बचाइए और अपना भविष्य बचाइए। क्योंकि जल रहेगा तभी हम रहेंगे, और हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर हम कुछ ना दे सकते हैं तो कम से कम पीने के लिए जल और श्वास लेने के लिए एक अच्छा पर्यावरण ज़रूरी है। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, फिर मिलते हैं हम अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने विस्तार से जाना कि प्रमाणित बीज उत्पादन से आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जाना कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति फलों और सब्जियों के लिए कितनी कारगर है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई आज की ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभकारी रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में कृषि की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।